तो रोटेशनल डायनामिक्स का मतलब हुआ कि अब ऑब्जेक्ट्स रोटेट तो करेंगी पर साथ ही साथ उनका मोशन भी होगा। जैसे इससे पहले हम क्या कर रहे थे, स्टैटिक्स की क्वेश्चन कर रहे थे, इक्विलिब्रियम की क्वेश्चन कर रहे थे, नेट टॉर्क जीरो कर रहे थे क्योंकि रोटेशनल इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड था। अब यहाँ पे हमें देखना है कि अगर इक्विलिब्रियम नहीं है तो फिर ऑब्जेक्ट्स का पाथ कैसा होगा, ठीक है ना। तो रोटेशनल डायनामिक्स में सबसे पहले देख लेते हैं तीन टाइप के मोशन जो हम पढ़ते हैं जनरल, रोटेशन से रिलेटेड नहीं। पहले आप पढ़ चुके हो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है ना। हमने पढ़ा था प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, ऐसा मोशन जिसमें कि ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ क्या करती है, मूव करती है किसी कर्वीलिनियर पाथ पे या स्ट्रेट लाइन पाथ पे, उसे हम क्या कहते हैं, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। जनरली पॉइंट ऑब्जेक्ट्स की बात की जाती है इसमें। तो मान लो एक m मास की ऑब्जेक्ट है जो v वेलोसिटी से मूव कर रही है। हो सकता है कि एक्सेलरेट भी कर रही हो, लेकिन जनरली आप सिर्फ एक पॉइंट को कंसीडर करते हो जो कि मूव कर रहा होगा। ये पॉइंट सेंटर ऑफ मास भी हो सकता है। तो प्योर ट्रांसलेशन के लिए अगर हमसे बोला जाए कि काइनेटिक एनर्जी डिफाइन करो, तो काइनेटिक एनर्जी हम क्या बताते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। ये सबको पता है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। अगर कोई ऑब्जेक्ट प्योर ट्रांसलेशन करती है v वेलोसिटी से, तो ड्यू टू वर्च्यू ऑफ मोशन उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी होती है जो कि होती है हाफ एम वी स्क्वायर। अब अगर बोला जाए कि प्योर रोटेशन हो रहा है, प्योर रोटेशन हो रहा है यानी कि ऑब्जेक्ट एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट मूव कर रही है, कुछ इस तरह से, ठीक है ना। मान लो ये आपकी एक्सिस है और ऑब्जेक्ट का मास कुछ m मान लेता हूं मैं, और ये घूम रही है लगातार ओमेगा से। तो क्योंकि एक्सिस फिक्स है तो इसका सिर्फ रोटेशन हो सकता है, ट्रांसलेशन नहीं हो सकता। तो इस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं हम, तो इसमें ढेर सारे पार्टिकल हैं जिनकी अलग अलग वेलोसिटीज है। मैं क्या करूं, मैं सेंटर से बेसिकली एक्सिस से r डिस्टेंस दूर जाके एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर कर लेता हूं dm मास का। तो इस छोटे से एलिमेंट का पाथ कुछ इस तरह का दिखेगा क्योंकि ये भी प्योर रोटेशनल मोशन कर रहा होगा। तो ऐसे पाथ पर इस इंस्टेंट पे बोला जाए कि इस डीएम मास की वेलोसिटी क्या है, तो वो कुछ इस तरह से आ जाएगी v, और v की वैल्यू क्या होगी, r ओमेगा। सर्कुलर मोशन से हमें ये पता है। तो छोटी सी काइनेटिक एनर्जी जो इस डीएम मास की आने वाली है वो आ जाएगी हाफ डीएम इंटू वी स्क्वायर, यानी कि हाफ डीएम इंटू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इसी को अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो हमें टोटल काइनेटिक एनर्जी मिल जानी चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशन की जो हमें मिलती है वो मिल जाती है, देखो ओमेगा स्क्वायर बाय 2 तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन बचेगा डीएम आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर डीएम क्या होता है ये हमने इसी चैप्टर के अंदर पढ़ा है। आर स्क्वायर डीएम होता है ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस, है कि नहीं। तो यहां से आपको फॉर्मूला मिलता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्योर रोटेशनल मोशन ये होता है भाई हाफ आई अबाउट द एक्सिस जिसके अबाउट वो घूम रही है इंटू ओमेगा अबाउट द एक्सिस का होल स्क्वायर। तो ये एक नया फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। अगर कोई ऑब्जेक्ट प्योर रोटेशनल मोशन कर रही है तो हम उसका काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर से निकाल सकते हैं। कोई डाउट किसी को? क्लियर है। अब तीसरे टाइप का मोशन जो होगा इस चैप्टर के अंदर वो कहलाता है कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, ठीक है। इसे जनरली शॉर्ट में हम लोग CTRM भी बोलते हैं, ठीक है। तो CTRM का मतलब क्या हुआ, ऐसी कोई ऑब्जेक्ट जो ट्रांसलेशन भी कर रही है और रोटेशन भी कर रही है। तो ऑब्जेक्ट तो कैसी भी हो सकती है, पर जनरली इस चैप्टर के अंदर आपको जो ऑब्जेक्ट मिलेंगी वो या तो सिलिंड्रिकल होंगी या फिर स्फेरिकल होंगी।
कुछ इस तरह से, जिससे उनका सेंटर ऑफ मास किसी स्पीड से चलता होगा, और जनरली वो ऑब्जेक्ट्स अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या कर रही होती हैं, रोटेट। जैसे कि कोई कार का व्हील वगैरह होता है तो वो रोटेट कर रहा होता है ओमेगा से। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी अगर बोली जाए टोटल, तो वो हम कह देते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। ठीक है ना। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी आप बता सकते हो ट्रांसलेशन। अब कोई भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसी रिजिड बॉडी के ट्रांसलेशनल मोशन रिप्रेजेंट करने के लिए आप सेंटर ऑफ मास को यूज करते हो कि नहीं? तो बस सीधे आप सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी लिख दो। मैं लिख दूंगा हाफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर m दिया गया है तो हाफ m v सेंटर ऑफ मास का होल स्क्वायर प्लस पूरा कुछ, पूरी रिजिड बॉडी सेंटर ऑफ मास के अबाउट प्योर रोटेशन कर रही है, तो हाफ I अबाउट सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये आ जाता है टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ CTRM का फॉर्मूला। तो डायनेमिक्स शुरू करते ही मैं बस ये बताना चाह रहा था कि आपको एनर्जी लिखनी आनी चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट की, डिपेंडिंग ऑन वो कैसा मोशन कर रही है। अगर मोशन प्योर ट्रांसलेशन है तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, मोशन प्योर रोटेशन है तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और अगर ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों है तो CTRM की काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। ठीक है ना। तो मान लो कि हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है, एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका मास m है, रेडियस r है, जो कि ग्राउंड के ऊपर मूव कर रहा है स्पीड v से, और वो रोटेट कर रहा है ओमेगा से, और ओमेगा आपको दिया गया है 2v/r। ठीक है। तो आपको बतानी है इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी। बताओ जरा। चलो देखो, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी आपको लिखनी है, ट्रांसलेशन के लिए हो जाएगी हाफ mv² प्लस रोटेशन के लिए हाफ I अबाउट सेंटर ऑफ मास, सॉलिड सिलेंडर mr² / 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर यानी 2v/r का होल स्क्वायर। यहां से आपको मिल जाएगा ये सिंपली हाफ mv² प्लस mv², यानी कि कितना मिल गया हमें, 3/2 mv²। क्लियर है कि नहीं? तो आगे आ जाता है जब आप डायनामिक्स स्टार्ट करोगे, तो डायनामिक्स में सबसे पहले हम देख लेंगे न्यूटन का सेकंड लॉ। न्यूटन्स सेकंड लॉ, ठीक है ना। क्या है न्यूटन सेकंड लॉ? तो जैसे आपने ट्रांसलेशन के लिए किया था, अगर हम ट्रांसलेशन की बात करें, प्योर ट्रांसलेशन की, तो न्यूटन का सेकंड लॉ हमें मिला था F एक्सटर्नल इज इक्वल टू dp/dt, और इसी से हमने फाइनली डिराइव किया था कि F एक्सटर्नल इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। याद है कि नहीं सबको? ये था न्यूटन का सेकंड लॉ, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, p जहां पे आपका लीनियर मोमेंटम है ना, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। तो यहां रोटेशन में क्या बात आ जाती है, बस आप इनका रोटेशन वाला पार्ट ले सकते हो। तो टॉर्क का रोटेशनल इफेक्ट क्या होता है, सॉरी, फोर्स का रोटेशनल इफेक्ट क्या होता है, टॉर्क। तो हम कहते हैं नेट एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू dl/dt। तो यहां एक नई टर्म आ जाती है L, और L को बोला जाता है एंगुलर मोमेंटम। क्या बोला जाता है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं, क्या होता है, वो सब हम आगे देखेंगे। अभी तो हम लॉ डिफाइन कर लेते हैं सिर्फ। नेट एक्सटर्नल टॉर्क
acting on an object is equal to rate of change of its angular momentum with respect to time। ठीक है ना। और यहाँ पे L को हम यूज कर लेते हैं I ओमेगा, क्योंकि मैं रोटेशन की बात कर रहा हूं। तो वो पुट करने से आपको मिल जाता है टॉर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू I इंटू एल्फा। तो ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे अभी के लिए। तो I इंटू एल्फा, यानी फोर्स की जगह तो आ गया टॉर्क, मास की जगह आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और एक्सेलरेशन की जगह आ गया एंगुलर एक्सेलरेशन। यानी किसी ऑब्जेक्ट पे अगर नेट टॉर्क लग रहा है तो उस ऑब्जेक्ट का एंगुलर एक्सेलरेशन आ सकता है। क्लियर है क्या सबको? ठीक है ना। जैसे देखो मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं। मान लो कि हमारे पास एक रॉड है, ठीक है ना, इस तरह से मास m ले लेते हैं, एंड पे हिंज है, लेंथ l है। ओके, इसे रिलीज किया जाता है, रिलीज्ड एज शोन। ठीक है ना। तो आपको बताना है सबसे पहले एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन व्हेन रॉड इज रिलीज्ड। अगर हमसे ये पूछा जाता है कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा उस इंस्टेंट पे जब रॉड को रिलीज किया जा रहा है, तो हम बड़ी आसानी से इसे बता सकते हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, एफपीडी बनाना है और हिंज के अबाउट नेट टॉर्क लिख देना है। तो जैसे हम जानते हैं कि रॉड के सेंटर ऑफ मास पे एक फोर्स लगेगा, क्या लगेगा भाई, mg, और ये डिस्टेंस जो होगी ये होगी l/2। ठीक है ना। तो आप इस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क लिख सकते हो। आपको पता है टॉर्क ये होना चाहिए I इंटू एल्फा। टॉर्क हो जाएगा mg इंटू l/2। डायरेक्शन अगर आप r क्रॉस f से निकालोगे तो इनटू द प्लेन इज इक्वल टू I, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया h के अबाउट ml²/3 इंटू एल्फा। यहाँ से एल्फा हमको मिल जाता है कितना, 3g/2l। बात समझ आई कि नहीं? इस तरह से हम निकाल सकते हैं। मान लो इसी जगह मेरे से पूछा गया होता एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो क्या मैं बता सकता हूं एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसी इंस्टेंट पे सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा? तो वो बताना भी आसान है। आप ऐसा सोच के देखो, हर एक पॉइंट जो है प्योर रोटेशन कर रहा है और अल्फा आपको इस तरह से मिल चुका है। तो सेंटर ऑफ मास भी रोटेशन करेगा और इस समय उसके पास एक एक्सेलरेशन आएगा इस तरफ। ए आपको पता है इक्वल होता है किसके, आर अल्फा के, याद है कि नहीं, सर्कुलर मोशन के लिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो ए हमें मिल जाएगा कितना, ये रेडियस जैसा काम कर रहा है l/2 इंटू एल्फा 3g/2l। एक्सेलरेशन हमें मिलता है 3g/4 डाउनवर्ड्स। कोई डाउट किसी को? चलो तो ये क्वेश्चन ले लेता हूं मैं फिर से। मैंने एक रॉड ली है, मास m, लेंथ l, एज के अबाउट हिंज्ड है। ठीक है ना। आपको बताना है सबसे पहले तो एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ रॉड, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ रॉड व्हेन इट बिकम्स वर्टिकल, और दूसरा आपको बताना है एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ रॉड व्हेन इट इज रोटेटेड बाय 37 डिग्री। ओके, जब वो 37 डिग्री से रोटेट हो जाएगी, या व्हेन इट रोटेट्स लिख देना चाहिए, व्हेन इट रोटेट्स बाय 37 डिग्री। ओके, ट्राई करो। हाँ भाई देखो, तो दो केसेस में हमसे एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा गया है। पहला केस है जब रॉड वर्टिकल हो जाएगी, और दूसरा केस पूछा गया है जब रॉड 37 डिग्री से रोटेट हो जाती है, यानी कुछ इस तरह से। ठीक है ना। और ये हॉरिजॉन्टल से एंगल होना चाहिए 37 डिग्री।
इन दो केसेस में पूछा गया है अल्फा की वैल्यू। तो बस टॉर्क निकालना है आपको, आई तो हमें पता ही है एच के अबाउट। टॉर्क अगर निकालें तो इस केस में mg जो है एक्ट करेगा इस तरह से। तो आप देख सकते हो कि फोर्स जो है वो हिंज से ही पास करेगा। तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, mg का टॉर्क आएगा 0, तो अल्फा भी इस समय पे आ जाएगा क्या, 0। समझ आई बात? जबकि इस समय पे बोला जाए तो mg यहाँ लग रहा होगा, ये डिस्टेंस आपकी l/2 है। टॉर्क के लिए आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होती है, यानी ये डिस्टेंस। तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, टॉर्क लिख सकता हूं मैं mg इंटू l/2 cos 37 डिग्री, ये होना चाहिए आई ml²/3 इंटू अल्फा। m से m कट जाएगा, l से h कट जाएगा, यहाँ पे आपको मिलेगा 3g/2 इंटू cos 37 डिग्री यानी कि 4/5 इज इक्वल टू अल्फा, जो कि आपको मिलेगा 6g/5l। कोई डाउट किसी को? हमें बताना है एज सुन एज द स्ट्रिंग इज कट। पहली चीज तो आपको बतानी है एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ डिस्क, और दूसरा आपको बताना है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ ओ एंड पी। ठीक है ना, ट्राई करो। चलो भाई देखो, तो फोर्स तो जो उसके बाद बचेगा, ये तो खत्म हो गई आपकी स्ट्रिंग, यहाँ बचेगा mg। तो टॉर्क ये होना चाहिए आई अल्फा, टॉर्क अगर लिखेंगे तो mg इंटू आर इंटू द प्लेन, ये होना चाहिए आई। तो आई हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम से निकालेंगे डिस्क के लिए, आई अबाउट सेंटर ऑफ मास mr²/2 प्लस mr² इंटू अल्फा। ठीक है ना भाई? तो ये आया mgr इज इक्वल टू 3mr²/2 इंटू अल्फा, और अल्फा यहाँ से आपको मिल जाएगा 2g/3r। ये आपका पहला पार्ट आ गया। सेकेंड पार्ट भी बहुत ही आसान है, उसमें आपको सर्कुलर मोशन का a इज इक्वल टू आर अल्फा यूज करना है। तो एक्सेलरेशन ऑफ ओ की बात करें तो डिस्टेंस हिंज से उसकी r है, इंटू अल्फा आपके पास 2g/3r है, यानी कि 2g/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आ गया किसका, ओ पॉइंट का। साथ में एक्सेलरेशन पी पॉइंट का अगर करें तो 2r उसकी डिस्टेंस है हिंज से, इंटू अल्फा, ये हमको 4g/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिल गया। कोई डाउट किसी को? तो बेसिकली अगर आप अल्फा निकाल सकते हो तो किसी भी पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? तो अब इससे बेटर क्वेश्चन कैसे बनेंगे? सिर्फ अल्फा पूछने से तो काम नहीं चलेगा बेटा। वो जो क्रॉस है उसका मतलब है एक्सिस डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है। हाँ हाँ, इससे बेटर क्वेश्चन जो बनते हैं वो तब बनते हैं जब आप इसके अंदर वर्क एनर्जी थ्योरम को भी ऐड कर दो। वर्क एनर्जी थ्योरम, तो थ्योरम वही की वही है, कुछ नहीं बदलता, बस यहाँ पे कई बार रोटेशन भी आ जाता है। ठीक है ना? तो ये याद रखना है आपको कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, ठीक है ना, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन टोटल काइनेटिक एनर्जी, यानी रोटेशनल भी और ट्रांसलेशनल भी। इससे पहले तक हम वर्क एनर्जी थ्योरम जब यूज करते आए हैं तब हम सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पे ही ध्यान देते थे, पर अब हमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पर भी ध्यान देना होगा। जैसे सोचो, एक एग्जांपल देता हूँ, बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल है, इसी क्वेश्चन पे बेस्ड है जो हम अभी तक करते आए हैं। एक रॉड है, एच से हिंज्ड है, m, l रिलीज की जाती है। तो आपको बताना है फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड व्हेन इट बिकम्स वर्टिकल। मैं अगर आपसे ये पूछूं
तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, एक पार्ट देख लो, आगे मैं दे दूंगा और क्वेश्चंस। तो हमें बतानी है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड जब वो वर्टिकल हो जाती है। क्या मतलब है इसका? हम सब जानते हैं रियल लाइफ में, ऐसा करके देखो, अगर आप एक पेन को एक कोने से पकड़ो और छोड़ दो अगर, तो जैसे जैसे नीचे आएगा उसके पास ओमेगा आ जाएगा यहाँ आते आते। सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा मैं? तो इस पूरे प्रोसेस में अल्फा तो हमेशा बदल रहा होगा, है कि नहीं? अल्फा हमने निकाल के देखा 37 डिग्री पे अलग आया था, जब रॉड हॉरिजॉन्टल थी तब अलग आया था। तो ऐसा नहीं है कि आप ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी से निकाल सकते हो, वो नहीं लगा पाओगे, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं या वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते हैं। अब वर्क एनर्जी थ्योरम तो लगती सेंटर ऑफ मास पर ही है। तो इनिशियली सेंटर ऑफ मास यहाँ था भाई, और अब सेंटर ऑफ मास यहाँ आ गया है। तो क्या ग्रेविटी ने वर्क किया है? हाँ, तो मैं लिख दूंगा वर्क डन बाय ग्रेविटी, ये होना चाहिए चेंज इन टोटल काइनेटिक एनर्जी। अब क्योंकि यहाँ तो काइनेटिक एनर्जी होगी सिर्फ रोटेशन की, क्योंकि सिर्फ प्योर रोटेशन मोशन हो रहा है। प्योर रोटेशन का मतलब वही होता है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट कहीं से हिंज्ड है, कहीं से फिक्स्ड है, ठीक है, तो बस वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या आ जाएगा हमारे पास? आप देख सकते हो, वर्क डन बाय ग्रेविटी चेंज इन टोटल काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा एम जी, कितना डिस्टेंस नीचे आया? L/2, है कि नहीं? इज इक्वल टू फाइनल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी रोटेशन की 0, और आई मुझे लेना है एक्सिस के अबाउट। तो ये हो जाएगा भाई mg/L/2, ये होना चाहिए हाफ, आई हो गया आपका ml²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। यहां से आपको ओमेगा मिलता है √3g/L। तो कितनी आसानी से मैंने सिर्फ क्या किया, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई और बस ये पहचान लिया कि ये मोशन क्या है, प्योर रोटेशनल मोशन है, तो उसे चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल कर दिया। कर सकते हो किसी भी समय में आपसे अगर ओमेगा पूछना चाहूं तो वो आप बता सकते हो कि नहीं? कोई डाउट किसी को? बोलिए। नहीं है? चलो, तो एक क्वेश्चन जैसे पूछ लेते हैं, ठीक है ना? तो यही रॉड ले लेता हूं मैं, थोड़ा सा अच्छा करना चाहूंगा तो मैं हिंज को बदल दूंगा ताकि थोड़ा ढंग का हो जाए। तो हिंज को चेंज कर लेते हैं, इस बार हिंज थोड़ा साइड में मैं ले रहा हूं, यहां से L/4 डिस्टेंस पर, और रॉड का मास m है, रेडियस r है, ठीक है? सबसे पहले तो आपको बताना है इसमें अल्फा जस्ट व्हेन rod is released, अल्फा जस्ट व्हेन रॉड इज रिलीज्ड। दूसरा आपको बताना है ओमेगा व्हेन रॉड बिकम्स वर्टिकल, ठीक है ना? और तीसरा मैं एक अच्छा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं, वो है नेट एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P। कहाँ है पॉइंट P? ये रहा पॉइंट P एकदम एंड पे, व्हेन, जिसमें पहला पार्ट है रॉड इज जस्ट रिलीज्ड और दूसरा पार्ट है व्हेन रॉड इज वर्टिकल। ठीक है ना भाई? ध्यान से करना, अच्छा क्वेश्चन है। अरे हाँ, ये गलती से लिख दिया है मैंने, ये ऑब्वियसली लेंथ L है, वरना अभी गंदा सा आंसर निकाल देते सब लोग। ठीक है ना, टोटल लेंथ L ही है। ओके देखो, तो ये तो पहली सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन में रॉड को हमने कैसा कर दिया है, वर्टिकल, यानी रॉड कुछ इस तरह से होगी, और ऑब्वियसली ग्रेविटी ने कुछ वर्क किया होगा तो इसके पास कुछ ओमेगा भी आ जाएगा। ठीक है ना, मैं मान लेता हूँ इस तरह से इसके पास ओमेगा आ गया। ओके तो ये इसकी इनिशियल सिचुएशन थी कुछ इस तरह की।
चलो सबसे पहले तो अल्फा व्हेन रॉड इज जस्ट रिलीज, तो वो तो आसान है, यहाँ पे लग रहा होगा कहीं पे mg और ये डिस्टेंस होगी l/4। तो फर्स्ट पार्ट के लिए अगर मैं टॉर्क लिखता हूँ तो वो हो जाएगा mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस l/4 इज इक्वल टू आई अबाउट दिस पॉइंट चाहिए आपको, तो आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी और सेंटर ऑफ मास से चलना पड़ेगा। तो आई अबाउट सेंटर ऑफ मास यानी ml²/12 प्लस m इंटू l/4 का स्क्वायर, टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू एल्फा। बात समझ आई? ये हुआ mg/4 इज इक्वल टू, यहां हमारे पास आ जाएगा 7 ml²/48 इंटू एल्फा, और यहां से एल्फा की वैल्यू आपको मिल जाती है कितनी, 12g/7l। सही किया है क्या मैंने, या गड़बड़ है कुछ? 12g/7l है ना, ये मिल जाएगा हमें फर्स्ट पार्ट का आंसर जो कि है हमारा अल्फा। सेकेंड पार्ट में पूछा गया है ओमेगा व्हेन रॉड बिकम्स वर्टिकल, तो पहले सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ था, यहाँ से l/4 डिस्टेंस पे, अभी यहाँ होगा l/4 डिस्टेंस पे, तो इफेक्टिवली नीचे कितना आया, l/4। तो सेकेंड पार्ट के लिए मैं लिख दूंगा वर्क डन बाय ग्रेविटी, ये होना चाहिए चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल तो 0 थी, यानी कि mg l/4 इज इक्वल टू हाफ, आई हम निकाल चुके हैं 7 ml²/48 इंटू ओमेगा स्क्वायर, m से m, l से l कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारे पास ओमेगा अंडर रूट ऑफ, ये हो गया कितना 24g/7l। सही है कि नहीं? अंडर रूट 24g/7l आपका हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी व्हेन रॉड बिकम्स वर्टिकल। अब थर्ड पार्ट अच्छा था, थर्ड पार्ट में पूछा गया है नेट एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P। तो पहली सिचुएशन में तो पॉइंट P ये है, आपको यहाँ पे अल्फा मिल गया है, तो इसके पास एक वर्टिकल एक्सेलरेशन आएगा at, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो मैं फर्स्ट पार्ट के लिए तो लिख सकता हूँ, रॉड को जस्ट रिलीज किया तो a बराबर होता है r अल्फा, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा डिस्टेंस जो यहाँ से है 3l/4, यानी कि 3l/4 और इंटू अल्फा तो हम निकाल ही चुके हैं 12g/7l, l से l कट गया, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी कितनी, 9g/7। सही है कि नहीं? यानी कि P पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन होगा 9g/7। अब जब रॉड वर्टिकल होती है तब पॉइंट P यहाँ है, इस समय का अल्फा हम पहले ही देख चुके हैं, क्योंकि कोई टॉर्क ही नहीं है, क्योंकि कोई टॉर्क ही नहीं है इसलिए इसके पास कोई एक्सेलरेशन ही नहीं होगा, अल्फा ही नहीं है। When rod is vertical, I can say alpha is equal to 0, है कि नहीं? तो कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा, लेकिन हम एक बात भूल गए, एक और एक्सेलरेशन होता है जिसे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, जो कि होता है ओमेगा स्क्वायर आर। तो जब रॉड को जस्ट रिलीज किया था तब ओमेगा 0 था, और इसीलिए ए सेंट्रीपिटल 0 था, तो मैंने इस केस में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं निकाला। जब रॉड वर्टिकल हुई है तो अल्फा 0 है, इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है, पर इसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो रहेगा ही, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, वो होता है भाई ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा आप निकाल चुके हो, यानी 24g/7l और इंटू डिस्टेंस फ्रॉम द हिंज इसकी है 3l/4, ये आपको मिलेगा एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P व्हेन रॉड इज वर्टिकल। तो ध्यान आपको क्या रखना है कि जब भी हमसे नेट एक्सेलरेशन पूछा जाए तो आपको हर पॉइंट के लिए सर्कुलर पाथ ट्रैक करके ओमेगा की वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और अल्फा की वजह से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दोनों का आंसर देना होगा। अरे बात क्लियर हुई क्या? बोलो भाई। अरे बोलो।
ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से आशुतोष का सारा सही था, बहुत अच्छी बात है। चलो, तो क्योंकि ये पहली बार किया हमने, इसलिए एक क्वेश्चन ऐसे ही सेम दे देता हूं मैं आपको, ठीक है ना। कोशिश करना पूरी तरह से सही आए। तो ये ले लेते हैं हम रॉड M, L, यहां ले लेता हूं मैं हिंज एट अ डिस्टेंस ऑफ L/3, ठीक है ना। तो आपको बताना है फाइंड नेट एक्सेलरेशन of point P when rod rotates by 37 डिग्री। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, इसे मैं पार्ट 2 बना देता हूं, और पार्ट 1 आपको बताना है ओमेगा when rod rotates by 37 डिग्री। ट्राई करो सभी लोग। चलो देखो, तो रॉड टिल्ट होने वाली है कितने से, 37 डिग्री से, और हमें बताना है कि उस समय पे ओमेगा क्या होगा और पी पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन क्या होगा। मैं क्वेश्चन मिटा देता हूं। ठीक है ना। तो कुछ ऐसी सिचुएशन होगी जब ये एंगल हो जाएगा कितना, 37 डिग्री। मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास यहाँ है, तो उस समय यहाँ पे लग रहा होगा भाई क्या, mg, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये आप देख सकते हो L/2 माइनस L/3, यानी कि हमें मिल जाएगा L/6। तो डिस्टेंस बिटवीन हिंज एंड सेंटर ऑफ मास इज कितना, L/6। अब बस ये है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, तो ये हो गई आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क लिख देते हैं सबसे पहले। टॉर्क होता है I अल्फा, टॉर्क हो जाएगा mg इंटू L/6 cos 37 डिग्री, ये होना चाहिए I, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस हिंज। फिर से पैरेलल एक्सिस थ्योरम, सेंटर ऑफ मास के अबाउट mL²/12 प्लस m L/6 का होल स्क्वायर, ये हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा, है कि नहीं। यहां से आपको मिल जाएगा कितना, mg/L/6 इंटू cos 37 4/5, ये हो जाना चाहिए mL²/9 इंटू अल्फा। ठीक है, कितना हो गया भाई, ये मिल जाएगा हमें 6g/5l, अगर मैंने सही कैलकुलेट किया है तो। कोई बता सकता है, 6g/5l ही आ रहा है क्या हमारे पास, है ना। ये हमें मिल जाएगा अल्फा। एक बार आपको अल्फा मिल गया और आपको क्या चाहिए, ओमेगा चाहिए, तो उसके लिए एनर्जी कंजर्वेशन, वर्क डन बाय ग्रेविटी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ग्रेविटी का वर्क डन हम देख सकते हैं कितना नीचे आया है, वो सिर्फ इतना नीचे आया है, ये हो जाएगा L/6 साइन 37। तो mg/L/6 साइन 37 डिग्री, ये हो जाना चाहिए हाफ आई अबाउट हिंज में निकाल ही चुका हूँ mL²/9 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये मिल जाएगा mg/L/6 इंटू 3/5, ये हो जाना चाहिए हमारे पास mL²/2 इंटू 9 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है ना, कितना आ जाएगा ये हमारे पास, 9g, ओमेगा हमें मिल जाएगा √9g/5l, आई थिंक ऐसे ही कुछ आ रहा है। बोलो भाई। 9g/5l आपको मिल गया ओमेगा। तो ये हो गया आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर, जो हमें ओमेगा चाहिए था। अब बात आती है पी पॉइंट के नेट एक्सेलरेशन की। तो पी पॉइंट के पास दो एक्सेलरेशन होंगे, क्योंकि इस समय अल्फा भी है और ओमेगा भी है। एक तो होगा भाई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन,
और एक होगा भाई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ए सेंट्रीपिटल। समझ आ रही है बात? तो ए टेंजेंशियल की वैल्यू तो होती है आर अल्फा, आर यानी हिंज से डिस्टेंस, वो हो जाएगी 2l/3, तो 2l/3 इंटू एल्फा जो कि है 6g/5l, तो वो हमें मिल गया कितना, 4g/5। तो ये मिला एक तो एक्सेलरेशन आपको टेंजेंशियल, और एक एक्सेलरेशन होगा आपका सेंट्रीपिटल जो कि होता है ओमेगा स्क्वायर आर, यानी कि 9g/5l इंटू डिस्टेंस है 2l/3। ठीक है ना, यानी कि 6g/5 अगर मैंने सही किया है तो नेट एक्सेलरेशन पॉइंट पी का जो आ जाएगा वो हो जाएगा √4g/5 का होल स्क्वायर प्लस 6g/5 का होल स्क्वायर। कोई डाउट किसी को? तो मैं जितना गंदा कर सकता था क्वेश्चन मैंने कर दिया है, इससे ज्यादा गंदा क्वेश्चन किसी पॉइंट के नेट एक्सेलरेशन के लिए नहीं पूछा जाएगा आपसे। बात समझ आ रही है? तो ओमेगा हमसे जब भी पूछा जाए आपको समझ जाना है कि भाई एनर्जी कंजर्वेशन की बात है। अल्फा आपसे कभी भी पूछा जाए तो आपको समझ जाना है कि टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा की बात है। और कभी भी नेट एक्सेलरेशन किसी पॉइंट का पूछा जाए तो याद रखना कि अल्फा की वजह से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और ओमेगा की वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दो तरह के एक्सेलरेशन होंगे हमेशा हर पॉइंट के पास। क्लियर है कि नहीं? चलो, अब इसी की हेल्प से एक टाइप का क्वेश्चन और बनता है जिसे कहते हैं कैलकुलेशन ऑफ हिंज फोर्स। कैलकुलेशन ऑफ हिंज फोर्स। अब ये जो हिंज है ये इसे ट्रांसलेशन करने से रोक रहा है, यानी कि हर समय पे हिंज कोई ना कोई फोर्स तो लगा ही रहा होगा रॉड के ऊपर, है कि नहीं? तो हमें वही कैलकुलेट करना है कि हिंज भाई नेट फोर्स कितना लगा रहा होगा रॉड के ऊपर। समझने की कोशिश करो, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इस पर्टिकुलर सेट में किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन की हेल्प से। तो मान लेता हूं ये सिचुएशन है, रॉड का मास m, लेंथ l है, इसको रिलीज किया गया है और आपको क्वेश्चन पूछा जाता है फाइंड हिंज फोर्स, यानी जहां से आपने इसे बांध रखा है रॉड को, फिक्स कर रखा है, वो जो जंक्शन है, वो जो पॉइंट है, वो कितना फोर्स लगा रहा होगा रॉड के ऊपर जैसे ही इसे रिलीज करेंगे। तो स्टेप बस आपको एक याद रखना है। सबसे पहले तो अज्यूम नॉर्मल कंपोनेंट्स, अज्यूम नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ हिंज फोर्स। नॉर्मल का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर। ऑब्वियसली हिंज फोर्स किसी भी डायरेक्शन में लग रहा हो सकता है, पर उसके हमेशा आप दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स तो चूज कर ही सकते हो। तो आपको हमेशा अलोंग लेंथ एंड परपेंडिकुलर टू लेंथ कंपोनेंट्स लेने चाहिए। जो भी सिचुएशन हो रॉड की, आप हमेशा अलोंग लेंथ, यानी एक इस तरह से, क्योंकि x के जैसा लग रहा है इसलिए एक आर एक्स बोल देता हूं, और एक लेंथ से परपेंडिकुलर आर वाई, ये अज्यूम कर लेना चाहिए। पहला स्टेप आपका यही होगा। स्टेप 2 आपका होगा फाइंड टेंजेंशियल एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये पूरी कहानी सेंटर ऑफ मास पर ही चलने वाली है, रॉड हो या कोई भी शेप हो। हिंज फोर्स जब भी पूछा जाए तो मेन फोकस में सेंटर ऑफ मास ही रहेगा। और स्टेप 3 होगा आपका राइट इक्वेशंस फ्रॉम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। एनएलएम से आपको इक्वेशन लिखनी है, जैसे मैं करके दिखाता हूं, ठीक है ना? तो सबसे पहली चीज तो हमें पता ही है इस सिचुएशन में क्या करेंगे हम, ये तो नहीं करेंगे। हाँ, सबसे पहली चीज क्या करेंगे, टॉर्क कैलकुलेट करेंगे। तो वो सब तो हम कर चुके हैं, mg लग रहा है यहाँ पे, ये डिस्टेंस l/2 है।
टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, है कि नहीं? तो टॉर्क आपको मिल गया mg इंटू एल बाई टू इज इक्वल टू आई एच के अबाउट एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू अल्फा, यहाँ से अल्फा आपको मिल गया कितना 3g बाई 2l। ये तो हम पहले ही निकाल चुके हैं। और इस समय पे ओमेगा कितना है वो भी हमें पता है, जैसे ही रिलीज किया ओमेगा क्या है आपका 0। तो सेंटर ऑफ मास के पास दो तरह के एक्सेलरेशन होंगे। पहला स्टेप मैंने क्या किया है, अज्यूम कर लिए थे कंपोनेंट्स, अल्फा और ओमेगा निकाल लिया क्योंकि दो ही चीजों की जरूरत पड़ती है। और अब मैं क्या करूंगा, इनके एक्सेलरेशंस निकाल लूंगा, टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल, क्योंकि पाथ कुछ इस तरह का सर्कुलर होगा। तो सेंटर ऑफ मास के पास एक तो आएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक आएगा भाई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है ना। ए सेंट्रीपिटल की वैल्यू क्या होती है, वो होती है ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा 0 है इसलिए ये तो 0 हो गया, चलो बढ़िया बात है। और ए टेंजेंशियल वो होता है आर अल्फा, तो अल्फा में निकाल चुका हूँ 3g बाई 2l इंटू डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास l बाई 2, तो वो आ गया भाई 3g बाई 4। कोई दिक्कत इसमें? मैंने दोनों एक्सेलरेशन निकाल लिए। अब तीसरी इक्वेशन है, मुझे एनएलएम की इक्वेशंस लिखनी है। तो आप अलोंग लेंथ इक्वेशन लिख दो और एक परपेंडिकुलर टू लेंथ इक्वेशन लिख दो। और इक्वेशन क्या होती है, नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अलोंग लेंथ कौन सा एक्सेलरेशन है, देखो जरा ध्यान से। अलोंग लेंथ आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। और एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या लग रहा है, नेट फोर्स सिर्फ लग रहा है आर एक्स। तो मैं लिख दूंगा आर एक्स इज इक्वल टू मास इंटू ए सेंट्रीपिटल, यानी मास इंटू 0, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो आर एक्स की वैल्यू क्या आ गई 0। यानी इस समय हिंज एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगा रहा है। अब बात करेंगे परपेंडिकुलर टू लेंथ। फिर से मैं लिखूंगा एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू ए परपेंडिकुलर, लेंथ से परपेंडिकुलर जो एक्सेलरेशन है। अब देखो, तो लेंथ से परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है mg और अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ry। तो कौन सा फोर्स बड़ा होगा, ऑब्वियसली mg बड़ा होगा। तो हम लिखेंगे mg माइनस ry, मैं रॉड के ऊपर नेट फोर्स लिख रहा हूँ y डायरेक्शन में, इज इक्वल टू मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जो कि हो जाएगा r इंटू एल्फा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 3g बाय 4 हम निकाल चुके हैं। तो यहां से मिलेगा mg माइनस ry इज इक्वल टू m इंटू 3g बाय 4। और आपको यहां से रिएक्शन ऑफ द हिंज मिल जाता है कितना, mg बाय 4। तो क्योंकि x कंपोनेंट तो रिएक्शन का 0 आ गया है और y कंपोनेंट आ गया है mg बाय 4, इसका मतलब कि रॉड नेट फोर्स हिंज की वजह से कितना पा रही है, mg बाय 4। क्लियर हुआ क्या, बोलो भाई। सही है। तो आपको बताना है फाइंड नेट हिंज फोर्स, फाइंड नेट हिंज फोर्स व्हेन रॉड रोटेट्स बाय 53 डिग्री, ठीक है ना। अच्छे से करना, 53 डिग्री पे वर्क एनर्जी का थ्योरम लगा के आपको ओमेगा निकालना पड़ेगा, टॉर्क निकाल के अल्फा निकालना पड़ेगा, फिर सेंटर ऑफ मास का अलोंग लेंथ परपेंडिकुलर टू लेंथ एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, आर एक्स आर वाई मानना पड़ेगा, एनएलएम की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, तब आंसर आएगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, पर ये समझ लो कि हिंज फोर्स में ऐसे इससे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चंस फिर नहीं आएंगे। और क्वेश्चंस भी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, पर ये मेनली एप्लीकेशन है वर्क एनर्जी थ्योरम की और रोटेशनल डायनामिक्स टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा की, ठीक है ना।